नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेपाल में क्या हो रहा है? क्या नेपाल दोबारा हिंदू देश बनने की तरफ बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है? क्या नेपाल में मोनार्की पुनर्स्थापित होने जा रही है? और जो माओवादियों ने और वामपंथियों ने पूरी तरीके से नेपाल को अपने शिकंजे में पिछले 17 सालों से जकड़ रखा है, उससे नेपाल दोबारा मुक्त होने जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर माओवादी और वामपंथियों के शिकंजे में नेपाल कैसे फंसा और भारत उसने उसको बचाया क्यों नहीं, या भारत की भूमिका क्या रही। दूसरी बात, एक चर्चा बहुत ज्यादा जो है सुनी जा रही है, देखी जा रही है कि जो नेपाल में मोनार्की को, राजशाही को वापस लाने के प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटोज को लेकर के भी लोग, उनके प्ले कार्ड को भी लेकर के जो है जनता के बीच में हैं। तो आखिर योगी आदित्यनाथ का नेपाल के साथ क्या कनेक्शन है? तो यह बात शुरू हम करते हैं। बात अगर जो हम शुरू करें इतिहास से तो बहुत पुराने दौर में जाना पड़ेगा, लेकिन हम आजादी के बाद से इस बात को शुरू करते हैं। तो 1947 में भारत को आजादी मिलती है। उस समय जो भारत का टोटल भूभाग था उसमें 565 राजवाड़ी थे। कितने? 565। उन सभी 565 राजवाड़ों का जो है बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, और जो शेष बचे थे और बाकी ऐसे भी कुछ किंगडम्स थी, राजवाड़े थे जो भारत में शामिल होना चाहते थे। जैसे हम देखते हैं कि हमारे बगल में जो है भूटान है, नेपाल हो गया। तो नेपाल यह चाहता था कि वो भारत में उसका विलय हो जाए। उस समय भी नेपाल पूरी तरीके से 100% हिंदू राजशाही था, सिर्फ हिंदू वहां रहते थे। जब यह प्रस्ताव नेहरू के पास आता है, हाँ जी, हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू के पास आता है, तो नेहरू इसको अस्वीकार कर देते हैं। एक तरीके की घृणा थी नेहरू के मन में नेपाल को लेकर की। घृणा किस बात को लेकर के थी? कि उनको यह पसंद नहीं था कि किसी हिंदू राष्ट्र को, किसी हिंदू राजशाही को हम अपने देश में शामिल करें। हमें क्या चाहिए था भाई? नेहरू को क्या चाहिए था? नेहरू को चाहिए था कोई वामपंथी होता, कोई माओवादी होता, कोई मुस्लिम जो है राज्य होता, वो अगर जो आता जो है मदद के लिए या इस तरीके के प्रस्ताव को लेकर के, तो नेहरू उस पर विचार करते। लेकिन इसमें भी बड़ी खामियां दिखती हैं दोस्त। आपको बताया जो मैंने 565 राजवाड़े थे, उसी में से एक बलूचिस्तान भी था। आजकल बलूचिस्तान चर्चा में है, BLA चर्चा में है। अगर जो उसको इसमें शामिल करते हैं, उसकी बात को, उसकी बहस को, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं, बलूचिस्तान ने भी प्रपोजल भेजा था नेहरू के पास कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। आज भी बलूचिस्तान में हमारा एक शक्तिपीठ है, बहुत ही मशहूर शक्तिपीठ है, उसको बलूचियों ने बचा के रखा है। बलूचिस्तान वॉज नेवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जब पार्टीशन, भारत को आजादी मिलती है और पार्टीशन होता है, तो जो भूभाग पाकिस्तान के पास जाता है, उसके बगल की जो राजशाही होती है उस पे उसकी नजर होती है। अच्छा, वो भारत में विलय चाहता है। हम बात करें 1947 अगस्त की और 1948 मार्च में, जब नेहरू के खासम खास लोगों में से, अच्छा उनके खासम खास भी क्या थे भाई? उस समय जो देश के खासम खास थे वो 5 थे। सुभाष चंद्र बोस आजादी से पहले किस षड्यंत्र के तहत जो है उनको वो नहीं रहे। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिनको राजनीतिक रूप से एकदम नगण्य और शून्य बना दिया गया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको जो है आजादी के बाद जो है और पहले चुनाव होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। और इसी तरीके से हमारे जो है लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भी पहला इलेक्शन आने से पहला इलेक्शन हमारे देश में 1952 में हुआ था। वो भी तो जो हमारे देश के कर्ता धर्ता थे, जो हमारे देश के भविष्य थे, जो हमारे देश के वास्तव में राष्ट्र निर्माता बनते, जिनमें वो गुण था, वो तत्व था, वो चीज थी, वो एक भक्ति थी उनके अंदर कि वो देश के भविष्य को कैसे संवार के रख देते। तो वो सारे के सारे नहीं थे। पहला चुनाव जब हुआ उससे पहले ही सारे निपटा दिए गए। अंबेडकर साहब सिर्फ रहे और उनको इस तरीके से राजनीतिक तौर पे हाशिए पे डाला नेहरू ने कि उनका भी जो है वजूद एकदम ना के बराबर रहा उसके बाद में। खैर, मैंने कहा विषयांतर हो जाएगा। तो नेहरू थे। तो बलूचिस्तान जो है हम बात कर रहे थे मार्च 1948 की। तो उनके जो कृष्णा मेमन साहब थे, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से प्रस्ताव आया है कि वह भारत में अपना विलय चाहता है, लेकिन हम इसके लिए हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। उसके 2 दिन बाद मार्च में ही 1948 में जब पाकिस्तान में जिन्ना को ये खबर पहुंचती है, तो वो सीधे कोई प्रस्ताव नहीं बलूचिस्तान को, सीधे आर्मी भेजते हैं, वहां पे ताबड़तोड़ हमले करवाते हैं, नरसंहार करवाते हैं और पूरे बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो बलूचिस्तान का जो पूरा का पूरा जो ये चल रहा है, यह 1948 से चल रहा है। हम बात आज जो है केंद्रित रखेंगे नेपाल पे। तो ये है नेपाल का पूरा इतिहास। तो नेपाल जो है नेहरू को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो हिंदू राजशाही थी, हिंदू शब्द जुड़ा हुआ था, हिंदू पहचान जुड़ा हुआ था, यह नेहरू को नहीं चाहिए था। सेक्युलरिज्म के नाम पे किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण करना, और ये मैं तो तुष्टीकरण नहीं मानता हूं इसको, तुष्टीकरण तो एक छोटी सी बात हो जाती। उनकी आत्मा ही इसी में बसती थी, शायद उनकी पहचान ही यही थी, सब कुछ वही, वो यही थे, उनका यही था ये चीज। भाई तुष्टीकरण भी तो एक छोटी सी चीज हो गई ना, कि किसी के साथ जो है, किसी के साथ पक्षपात करते हुए किसी को आप फेवर कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण कितना कोई कर देगा। आप उसी में से एक, अगर जो कोई उसी में से एक है तो ऐसा कुछ कर सकता है। खैर, आगे की बात करते हैं। तो नेपाल में वहां से परेशानी चालू हुई। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो चीजों को कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं नेपाल के साथ में। लेकिन फिर ये राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी ने पूरी तरीके से इसको जो है गर्त में डाल दिया। राजीव गांधी जो है 1986 में शार्क सम्मेलन जो है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की समिट अटेंड करने के लिए वो जाते हैं नेपाल में। और फिर 1988 को 1988 को अगेन वो सोनिया गांधी के साथ जाते हैं नेपाल में। अब देखिए, इस पूरी जो आज की गुत्थी है या जो भी आज का परिदृश्य है, वो यहीं से बदलता है, एकदम जबरदस्त टर्न लेता है। सोनिया गांधी जो है राजीव गांधी के साथ जाती हैं। सोनिया गांधी को आपने कब भारत के किसी भी मंदिर में जाते हुए देखा है? क्या वो आज तक राम मंदिर गई? क्या वो मथुरा में गई? क्या वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गई? कहां देखा है आप? जब वो नेपाल जाती हैं, तो नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, उसके लिए ये स्पष्ट था कि यहाँ पे गैर हिंदू कोई नहीं आएगा। नेपाल भी जो है हिंदू राजशाही था, तो सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश वहां पे जो है मान्य था। ये परंपरा चली आ रही थी सदियों से। तो सोनिया गांधी इच्छा जाहिर करती हैं, जिद करती हैं कि वो पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगी। वो राजीव गांधी से कहती हैं, राजीव गांधी उनके साथ थे, नेपाल गए थे। अब राजीव गांधी वहां के राजा से कहते हैं, जो तात्कालिक राजा थे। तो
राजा कहते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये परंपराओं के खिलाफ है। तो राजीव गांधी जब जोर डालते हैं, बोलते हैं मैं इसमें क्या बोलूं। जो पशुपतिनाथ में ज्यादातर वहां पे ब्राह्मण्स जो पूजा करते हैं, जिनको निर्णय लेने का हक है, वो सारे भारत के हैं लगभग। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप उनसे बात करिए। अगर जो उनको लगता है इसमें उनको कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं किसी गैर हिंदू को आने से, भाई सोनिया गांधी जो है उस समय तक ईसाई थी, उन्होंने हिंदू धर्म तो अपनाया नहीं था शादी के बाद भी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा राजा साहब का कहना था, जो उस समय वर्तमान जो है राजा थे वहां के। तो सोनिया गांधी, मेरी ये समझ में नहीं आता, जब भारत में रह के किसी मंदिर में नहीं जाती हैं, तो नेपाल में वो पशुपतिनाथ के मंदिर क्यों जाना चाहता? क्या उन्हें लगा कि ऐसा करने से और जो है मैं ऐसी बात रखूंगी और नेपाल इस चीज के लिए राजी नहीं होगा क्योंकि यह परंपराओं के खिलाफ है, और फिर तनाव करने और बढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा? मैं इस बात को आज से नहीं जानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं 10 साल से, और हमेशा यह प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत ठन ठन करके बसता है कि जब भारत में जो शख्स, जो व्यक्ति, जो महिला जो है मंदिरों में नहीं जाती है, वो नेपाल में जाकर के एक ऐसे मंदिर में जाने की जिद करती है, इच्छा जाहिर करती है जहां पे उनका प्रवेश जो है मान्य नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो क्या वो उनको पता था कि ऐसा करने से तनाव हो सकता है? राजीव गांधी वहां से वापस आते हैं और जो व्यापार संधि थी भारत और नेपाल की, उसको रिन्यू करने का टाइम चल रहा होता है। जो पहले वाली होती है वो समाप्ति के कगार पे होती है, वो रिन्यू नहीं की जाती है और उसको खिसकाते रहते हैं। राजीव गांधी खुंदक पाल लेते हैं नेपाल के अगेंस्ट, और वहां पे चीजों की सप्लाई बंद कर दी जाती है, हर तरफ से घेराबंदी की जाती है। दूध महंगा, तेल महंगा, सब कुछ, दवाइयां महंगी, सब कुछ महंगा। जनता वहां की त्राही त्राही करने लगती है। यहीं पे वो नहीं रुके, इसके बाद जो है सोनिया को तो पूरे 10 साल मिले ना, पूरे के पूरे 10 साल मिले। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से लेके 14 तक, तो उस समय जो है जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारी लगाएगी, राजीव गांधी नहीं लगाई, सोनिया से पहले की मैं बात कर रहा हूं, कब से ये प्रयास चल रहे थे। हमारे सारे डिप्लोमेट लगा दिए गए, ये बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएगा, और एक्स डिप्लोमेट्स और एक्स और जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के ऑफिसर्स की उसमें मिल जाएगा। सारी ताकत झोंक दी कि इसको हिंदू राष्ट्र नहीं रहने देना है, इसको हिंदू राज्य नहीं रहने देना है। और फिर वहां पे इसी तरीके से हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, वो भी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय थी। वो तो मौके तलाशते रहते थे कि कहां पे खुशहाली है और वहां पे वामपंथ या समाजवाद ले जाकर के उसको जो है बर्बाद कर देना है, तहस नहस कर देना है। और अगर जो वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य है, फिर तो पूछिए ही नहीं। तो सीताराम राम येचुरी जैसे लोग और भारत के डिप्लोमेट्स तो भारत की जो है खुफिया एजेंसियां, सबको राजीव गांधी ने लगा दिया। अब वहां पे माओवादी पैर पसारने लगी। आज की डेट में भी जो वहां पे नेता हैं, चाहे वो दहल हो गए या ओली हो गए, ये उसी समय की देन है, ये सब प्रधानमंत्री भी रहे। तो वामपंथी आ गए, माओवादी आ गए। जब नेपाल के लोगों को लगा भारत हमारे साथ वो भाई वाला जो है, बड़े भाई मान ले वाला रिश्ता नहीं निभा रहा हमारे साथ, हमारा अपमान कर रहा है, तब वो धीरे धीरे चीन की तरफ गया। चीन को क्या चाहिए था? फिर चीन ने और ज्यादा वामपंथ को बढ़ाया, वहां पे माओवाद बढ़ा वहां पे, और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि वो मोनार्की लोकशाही हो गई कि चलो वहां पे हम ये भी रखते हैं कि लोकतंत्र भी रखते हैं और मोनार्की भी रखते हैं। इससे ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, आज भी वहां राजा या रानी होते हैं और साथ में वहां लोकतंत्र भी है, कोई बुराई नहीं थी। चलिए यहां तक भी हो गया, तो लेकिन इससे तो उन लोगों को कुछ जो है उनका लक्ष्य हासिल होने वाला था नहीं। धीरे धीरे करके मोनार्की को जो है अकर्मणीय साबित किया गया, और मोनार्की को पूरी तरीके से, क्योंकि उनको नेपाल को हिंदू राष्ट्र नहीं रहने देना था, उनको नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र बनाना था, तो वो क्या करते हैं, मोनार्की को हटाते हैं
और आज 17 साल हो गए, 2008 में जब मोनार्की हटी, 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बने, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन इनका चेंज हुआ। भाई जब आपके पास उस देश को लेकर के दिलों में प्रेम ही नहीं है, आप किसी जो है जहरीली भावना के तहत काम कर रहे हैं, तो कैसे आपके अंदर कुछ सकारात्मक प्रस्फुटित हो सकता है, पल्लवित हो सकता है और आप उस रस को संभाल सकते हैं। इसके लिए जनता का जो है हित आपके दिलों में बसता है और राष्ट्र के प्रति प्रेम आपकी रगों में बहता है। किसी भी देश की बात हो, पाकिस्तान ले लीजिए, ऐसे बहुत से देश हैं, किसी तरीके से गद्दी पे बैठ जाओ और उसमें जमे रहे, इसी में तो सब लगे हुए हैं। चाहे जहां जहां डिक्टेटरशिप है और जहां जहां जो है इतने सालों से सरकारें चल रही है नाम की, वहां इलेक्शंस तो नाम के होते। तो यही चीज थी। तो अब जनता त्राही त्राही करने लगी। तो उसके बाद ज्ञानेंद्र आते हैं 2 महीने बाद काठमांडू में, 2-3 दिन पहले, और सारी नेपाल की जनता सड़क पे कि हमें राजशाही ज्यादा वापस चाहिए और हमारा राजा आया है, इसके राज तिलक की तैयारी करो। और वहां पे जो वो पोस्टर्स लेकर के वहां खड़े होते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ भी होते हैं और जो है राजा ज्ञानेंद्र भी होते हैं। तो अब योगीनाथ का पोस्टर क्यों था? भाई जो शुरू से ही जो है ये राजशाही परिवार, पहली बात तो इनको विष्णु का अवतार मानते थे लोग, नाथ संप्रदाय के थे, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। इनके जो गुरु थे योगी आदित्यनाथ के, गुरु अवैधनाथ, उस समय भी जो नेपाल की राजशाही थी उनको योगी आदित्यनाथ के गुरु योगी अवैधनाथ को अपना राजगुरु मानती थी। उनसे हर विषय, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उनसे विचार विमर्श करती थी, उनकी आज्ञा लेती थी, उनकी सहमति लेती थी। भी आज भी नेपाल के सिक्कों पे जो है आपको वो तस्वीरें मिल जाएंगी, वो नाम मिल जाएगा। राजा के मुकुट पे जो है गोरक्षनाथ पीठ की जो है वो चरण पादुका आपको मिल जाएगी मुकुट पे। तो उस पूरे देश का, पूरे नेपाल की राजशाही और वहां के नागरिकों का जो सबसे बड़ा तीर्थ धाम है वो गुरु गोरक्षनाथ धाम है गोरखपुर का, जिसके पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। और इससे भी बढ़ के एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि जिस तरीके से हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदुओं के जो है सफल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, तो वहां के लोगों में भी, नेपाल के लोगों में भी एक तरीके का जो है एक आश जगी है, एक विश्वास जगा है कि योगी आदित्यनाथ सरीखा अगर जो नेता हमें मिल जाता है, नेतृत्व हमें मिल जाता है, तभी हमारी नैया पार लग सकती है। जो वर्तमान क्राइसिस है, संकट है, जो ऊहापोह की स्थिति है नेपाल में, उससे वो निकल सकते हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की बड़ी जो है वहां पे बड़ा सम्मान है, बड़ी इज्जत है। जब लोकशाही हटाई गई, जब जो है राजशाही हटाई गई, तब योगी आदित्यनाथ का उस समय का बयान जो है नेपाल के पक्ष में बहुत ही मजबूत माना जाता है कि यह गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस समय जो है वहां पे सेक्युलर राष्ट्र घोषित किया जाता है, सिर्फ दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र था, उस समय योगी आदित्यनाथ को वो अच्छा नहीं लगता है। जब वहां पे धर्म संसद हुई और उसमें योगी आदित्यनाथ गए, तो वहां पे भी उनका भाषण, तो जिस तरीके से नेपाल के सुदृढ़ और सफल भविष्य को लेकर के सदैव योगीनाथ मुखर रहे, योगी आदित्यनाथ, तो वहां के लोगों में गोरक्षनाथ पीठ जो उनका मेन तीर्थ स्थान है, योगी आदित्यनाथ जो उनके लिए आशा की किरण है, ये सारी चीजें मिलाकर के जो है
इस तरफ जो है इशारा करती हैं कि उनको अब क्या चाहिए। वो किसी तरीके से, एक तो चीन जाकर के जो है जब हर तरफ से भारत की तरफ से उसको जो है हर तरफ से घेसने की कोशिश की गई, उसको हर तरफ से बैरिकेड करने की कोशिश की गई, वो चीन के पास चला गया, उसके पास भी क्या चारा बचता था। तो अब ऐसा लगता है कि नेपाल में राजशाही आएगी, आना ही चाहिए, और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र अवश्य बनना चाहिए, शीघ्रातिशीघ्र बनना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।